बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने बताया था माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन बताया था। तो इसमें जो है मोनोसैकेराइड्स जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, फ्रुक्टोज की बात करें, रिबोज की बात करें, ये सब शुगर है। ये सब क्या है? शुगर है। तो अगर ग्लूकोज को देखें तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी वही है, C6H12O6। और रिबोज क्या है? C5H10O5। ठीक है ना? अगर ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, यह जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया यह। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। तो कुल कितने कार्बन हो गए जरा देखिए ग्लूकोज में। यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ। तो ग्लूकोज में कुल कितने कार्बन हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3, यहाँ भी हो रहेगा। यह जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, समझा कि नहीं? तो ग्लूकोज में कुल कितने कार्बन है जरा देखिए? 6। तो यहाँ 1 कार्बन, या दूसरा कार्बन, या तीसरा कार्बन, या चौथा कार्बन, या पांचवा कार्बन, यहाँ छठवां कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं? ये किसका फार्मूला हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। तो ये सब जो है किसी न किसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने हैं। अब यही फ्रुक्टोज को देखें आप, तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर है? दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर का मतलब कि दोनों का केमिकल फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। तो अब इनका जो है यह जो है यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी OH, लेकिन तीसरे कार्बन नंबर पे यहाँ HOH होगा, यहाँ पे HOH होगा और यहाँ पे वैसे ही होगा CH2OH। तो यहाँ भी कितना कार्बन हो गया जरा देखिए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो अंतर क्या है दोनों में? ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बिल्कुल केमिकल फार्मूला तो एक है, दोनों में C6H12O6, लेकिन अंतर क्या आ रहा है? अंतर कहाँ है? देखिए 3rd कार्बन नंबर पर यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ 3rd कार्बन पर HOH है। तो इसके ओरिएंटेशन में अंतर है कि नहीं है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। ऐसे लगे बैठी है तो इसे ही माथा थोड़ा कम सोचेगा, आराम से और डेस्क अंदर करिए और सीधे बैठिए। स्टेट वर्टिकल रहेगा ये तो सही होगा। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी क्या है? C6H12O6। दोनों का केमिकल फार्मूला एक ही, तो नाम काहे अलग अलग है? क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है, ओरिएंटेशन में अंतर है। यहाँ पे कार्बन, ये पहला कार्बन या दूसरा कार्बन या तीसरा कार्बन या चौथा कार्बन या पांचवा या छठवां कार्बन, छठवां कार्बन।
हाइड्रोजन कार्बन से HOH, HOH, OH, यहाँ OH, HOH, यहाँ H2OH। लेकिन ये फ्रुक्टोज में आएंगे तो सब एक तरह का, लेकिन यह HOH हो गया, यहाँ OHH है। तो हाइड्रॉक्सिल हाइड्रोजन के ओरिएंटेशन में क्या हो गया? अंतर आ गया, अंतर आ गया। ये ग्लूकोज हो गया, यह फ्रुक्टोज। लीवर में जाके फ्रुक्टोज भी किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। ये भी ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो फ्रुक्टोज ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलते रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। आइसोमर का नाम सुने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच केमिकल फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, इसलिए उनको आइसोमर कहते हैं। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का क्या है? आइसोमर है, बायोमॉलिक्यूल है। अब रिबोलोज, रिबोज में कितने कार्बन है? रिबोज में कितने कार्बन है? 5। तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए, यह 1 कार्बन, या 2 कार्बन, या 3 कार्बन, या 4 कार्बन, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे 5th कार्बन। तो 1 कार्बन में H, OH, और यहाँ भी H, OH, यहाँ भी H, OH, और यहाँ पे CH2OH, H। अब कार्बन देखिए कैटो है, 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन कैटो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H 10। ऑक्सीजन कैटो है 1 2 3 4 5, तो O5 हो गया। यह कौन सी शुगर हो गई बच्चों? रिबोज। यह आरएनए में पाई जाती है। अब दूसरी शुगर है डीऑक्सीरिबोज। अब डीऑक्सीरिबोज में देखिए, यहाँ पे इसमें भी कार्बन 5 है, ये भी है C5H10, लेकिन O4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले नंबर पे HOH, दूसरे नंबर पे H और HO नहीं रहेगा, तीसरे नंबर पे HOH, चौथे नंबर पे कार्बन है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ H। तो कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन 1 2 3 4। तो ये हो गया डी ऑक्सीजन। डी माने एक लेस, एक ऑक्सीजन। आगे लिखिए एमाइनो एसिड, यह तो मोनोसैकेराइड है। यह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, डीऑक्सीरिबोज, ये किसके हिस्से है बच्चों? मोनोसैकेराइड के। यह जो है माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है। आगे बढ़े ना, लिखिए एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड्स, जब आप बेटा प्रोटीन खाते हैं तो किस में बदल देता है? डाइजेस्ट होकर एमाइनो एसिड। लिख लीजिए एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के क्या है? जैसे एक दीवार बनी है ईंट से, दीवार तोड़ेंगे तो क्या निकलेगी? ईंट निकलेगी। वैसे ही प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनी है, तो प्रोटीन को पचाएंगे तो क्या निकलेगी? एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सेवरल एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सेवरल एमाइनो एसिड्स। 20 types of amino acid. 20 types of amino acid synthesize. How many types of protein? About 400 types of 400 types of protein in our body. तो जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तभी एमाइनो एसिड की बात करेंगे, एमाइनो एसिड की बात करेंगे तभी प्रोटीन की बात करेंगे। हमारे बॉडी में एमाइनो एसिड कहाँ से आएगा? प्रोटीन को जब पचाएंगे तब। आप दाल खाएंगे, अंडा खाएंगे, दूध खाएंगे, जो भी प्रोटीन के सोर्स है तब आपको एमाइनो एसिड मिलेगा। इसका मतलब जितनी हमारी प्रोटीन बनी है किसकी बनी है बेटा? एमाइनो एसिड की। मतलब एमाइनो एसिड एन से प्रोटीन बना है। अब देखते हैं यहाँ एमाइनो एसिड कैसा है। लिख लीजिए एमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ एमाइनो ग्रुप एंड
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमाइनो एसिड में एमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अच्छा, मिथाइल, केमिस्ट्री में मिथाइल पढ़े ना? मिथाइल, मिथाइल में कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होता है? कार्बन के साथ कट हाइड्रोजन होता है? हाँ, 4 होता है ना? 4 ही क्यों होता है? 5 क्यों नहीं रहता? वेरी गुड। इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 होने चाहिए, तो 4 एक एक हाइड्रोजन से ले लेते हैं, इसीलिए टेट्राहेड्रल बैलेंस इनकी होती है। बस, बहुत अच्छा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे इनके कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, वैसे ही एमाइनो एसिड बनने के लिए यहाँ भी एमाइनो एसिड बनने के लिए इनका यहाँ कार्बन है, तो एक कार्बन से इनका हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा, एमिनो ग्रुप लगा होगा, NH2, दूसरे कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। ऐसे देखते हैं, एक कार्बन से इनका क्या लगा? एक कार्बन से इनका लगा, एक कार्बन है, एक कार्बन से लगा इनका क्या? NH2 माने एमिनो ग्रुप। उसी कार्बन के दूसरे से शेयरिंग किया, किससे? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप R, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये भी टेट्राहेड्रल बैलेंस ही बता रहा है ना? एक कार्बन से इधर एमिनो ग्रुप, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर एल्किल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। अब एल्किल ग्रुप का वैल्यू बदलेगा तो एमाइनो एसिड का नाम बदल जाएगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम बदल रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन, इधर पे क्या है? एमिनो ग्रुप, इधर पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे क्या है? एल्किलिक ग्रुप में यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इसको कहेंगे ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। अब यहीं पे इसका नाम बदल जाए, CH3 हो जाए तो एलेनिन हो जाएगा, C2H5 हो जाए तो सेरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर नाम बदल दें, यहाँ नाम बदल दें, सपोज कर लीजिए कार्बन है, यहाँ COOH है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH2OH हो गया, तो ये कौन सा एमाइनो एसिड हो जाएगा? सेरीन। हमने किसका प्लेस बदल दिया? R का। हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया? CH2OH कर दिया, तो एमाइनो एसिड का नाम क्या हो गया? चेन। अब देखिए, यहाँ कार्बन की टेट्रा बैलेंसी है, एक साइड में एमिनो ग्रुप, यहाँ पे एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको एल्फा पोजीशन कहते हैं, इसीलिए इनको एल्फा एमाइनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्फा एमाइनो एसिड, एल्फा एमाइनो एसिड, एल्फा एमाइनो एसिड कहेंगे। समझ में आ गया? तो क्या लिखा आपने कि एक एमाइनो एसिड कंटेंट एमिनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना? अगर एमाइनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर एमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, कार्बन कम है, तो एल्केलाइन हो जाएगा, जैसे लाइसिन। तो न्यूट्रल एमाइनो एसिड ग्लाइसिन हो गया, एल्केलाइन हो गया, लाइसिन। तो अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और अगर एमाइनो ग्रुप ज़्यादा, कार्बन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? बेसिक। तो बेसिक एमाइनो एसिड कौन हो गया? जैसे लाइसिन। डीएनए पढ़ेंगे तो वहाँ हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए बनाता है क्या? न्यूक्लियोसोम बनाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो लाइसिन, अर्जिनिन एमाइनो एसिड वहाँ होते हैं, ये लोग जो है बेसिक एमाइनो एसिड है, इसीलिए हिस्टोन में पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, जैसे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड कैसा है? ग्लूटामिक एसिड, नाम ही एसिड लिखा है, तो कैसा एमाइनो एसिड होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक? एसिडिक एमाइनो एसिड होगा ना। ये कैसा होगा? एसिडिक एमाइनो एसिड होगा, एसिडिक एमाइनो
एसिड होगा, एसिडिक अमीनो एसिड। तो जिसमें दोनों बराबर है वो क्या होगा, न्यूट्रल। जिसमें एमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो गया बेसिक हो गया, और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो गया एसिडिक हो गया। तो एमाइनो एसिड के एमिनो और कार्बोक्सिलिक के अंतर से एसिडिक, एल्कलाइन और बेसिक होगा। अब लिख लीजिए, एमाइनो एसिड कंटेन एसिडिक एंड एल्कलाइन ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन है, एमाइनो एसिड कंटेन एल्कलाइन ग्रुप क्या, NH2, और एसिडिक ग्रुप क्या, COOH। तो एसिडिक और एल्कलाइन ग्रुप इसमें है। तो सो एमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज ड्यूटेरायन। एमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, ड्यूटेरायन कहते हैं, ड्यूटेरायनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरायनिक कंपाउंड कहते हैं। एमाइनो एसिड क्या कहते हैं, ड्यूटेरायनिक कंपाउंड, बिकॉज इट्स नेचर विल चेंज, नेचर विल चेंज, नेचर विल चेंज ड्यू टू चेंज इन pH ऑफ मीडियम। अगर मीडियम का pH चेंज हुआ तो ये इनका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एसिडिक, एल्कलाइन, ऐसे। एमाइनो एसिड का नाम लिख लीजिए, सब एमाइनो एसिड आर एलेनिन, एलेनिन, फिनाइल, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, क्योंकि ये भी नाम आएगा जब 12 में पढ़ेंगे तो, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसके बाद लाइसिन, सेरीन, मिथियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स हैं। इन्हीं एमाइनो एसिड से हमारा जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है ना बेटा, तो ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आ गया। अब आगे लिखेंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किसके कंपाउंड है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब ग्लूकोज भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे फैटी एसिड में सेचुरेटेड दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसको कैसे समझेंगे, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं। नॉर्मल टेम्परेचर, अभी इस समय के तापमान पर जो भी फैट सॉलिड अवस्था में हो तो सेचुरेटेड है, और जो लिक्विड अवस्था में होगा वो अनसेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड हो गया, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो लिख लीजिए, इन सेचुरेटेड फैटी एसिड द सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। एंड इन नॉर्मल कंडीशन एट नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ ऐसे लिखिए, सेचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन सेचुरेटेड फैट। एक किसमें फैट में पाया जाएगा, सेचुरेटेड फैट में। कहाँ पाया जाएगा, सेचुरेटेड फैट में। जैसे घी में डालडा घी, देसी घी सॉलिड है ना, इस समय देसी घी कैसा होगा,
रखे होंगे डब्बा में, मालूम होगा कैसा होगा। और गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में पिघल जाएगा। लेकिन इस समय नॉर्मल कंडीशन में सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल लिक्विड होगा, ग्राउंडनट का तेल, तिल का तेल लिक्विड होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 से 28 पे जो सॉलिड हो वो सैचुरेटेड फैट है, और उसमें कैसा फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और वो कहाँ पाया जाता है, घी में। डालना घी कैसे बनता है, तेल में हाइड्रोजन को प्रवाहित कर दिया जाता है। तो अब इसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा नहीं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, सी और सी के बीच में यहाँ यच यच यच, यहाँ भी यच यच और यच, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन से जुड़ हो गया। तो जब तेल में, ऑयल में हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकिल की उपस्थिति में, कोबाल्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन को प्रभावित करते हैं, तो हाइड्रोजन इनके बांड को तोड़ करके कार्बन के साथ बांड बना लेता है, और वहाँ पे सिंगल बांड कार्बन के बीच में हो जाता है, और वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बांड है वो सैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बांड हो गया वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो डालडा घी सैचुरेटेड फैट हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जब हाइड्रोजन सप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। आज से 30 साल पहले जो लोग डालडा घी खूब खाए आज हार्ट के पेशेंट है कि नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो इसलिए ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ज़्यादा अगर हो सके तो ग्राउंडनट का, सोयाबीन का। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो अनसैचुरेटेड है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल बढ़िया है। तो जैतून का तेल, जैतून का तेल से मालिश करते हैं बच्चों को, ओलिव मिसाइल आता है ना, वो सबसे बढ़िया है। वो इसेंशियल फैटी एसिड उसमें है, उस फैटी एसिड को हम लोग नहीं बना सकते, वो जैतून में ही मिलता है, ओलिव में ही मिलता है। और छोटे बच्चों को मालिश करते हैं ग्रो करने के लिए बढ़िया से, सेल मेम्ब्रेन बने उसकी, ग्रो करे, ठीक है ना। तो लेकिन जैतून का तेल इतना सस्ता तो है नहीं कि सब्जी बना के खाइएगा, लेकिन वो बहुत ही फायदेमंद है। तो कौन ज़्यादा फायदेमंद है, सैचुरेटेड है, आंसर लिख लीजिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड present in oil like groundnut oil, soybean oil, mustard oil, olive oil, in unsaturated fatty acid between carbon double and triple bond is present, between carbon double and triple bond is present. Fatty acid is composed of carboxylic group and several methyl group. Its number varies. जैसे पामिटिक एसिड में कुल 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, कुल 16 कार्बन होते हैं इसमें। तो यहां पे इसका मिथाइल ग्रुप CH2 14 हो जाएगा, यह जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन एक और, तो 14 एक 15 है, क्या हो गया 16, कुल 16 कार्बन से मिलकर बना होता है। इन कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल 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 ट्रिपल 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 ऐसे होगा। तो बस यही जान लीजिए। और ग्लिसरॉल कैसा होगा, ग्लिसरॉल 3 कार्बन होते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये तीनों आपस में मिलते हैं, क्या हो गया ग्लिसरॉल।
इन्हीं ग्लिसरॉल से यहाँ पे एस्टर बॉन्ड से 3 तो फैटी एसिड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? फैट बन जाएगा। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलेगा तो क्या बन जाएगा? फैट बन जाएगा। लिख लीजिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ए मॉलिक्यूल ऑफ फैट is composed of a molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acid, 3 तो फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल when bind with डाइएस्टर बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? एस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर छोड़िए, सीधे खाली लिखिए एस्टर बॉन्ड। when bind with एस्टर बॉन्ड, जैसे ये ग्लिसरॉल है CH2S CH2S CH2S, अब एक फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा, दूसरा फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा, तीसरा फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये सब जो है एस्टर बॉन्ड से बन जाएंगे। अब इनको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड फैट, माने एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड बना, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? ट्राइग्लिसराइड फैट। नहीं समझा आपने? एक ग्लिसरॉल में CH2S CH2S CH2H और इसके हगत से एक फैटी एसिड जुटा, तो कई फैटी एसिड जुटा? 3 ठो। तो ये कैसा फैट बना? ट्राइग्लिसराइड फैट। माने एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी, जब एक मॉलिक्यूल फैट का डाइजेस्ट करेंगे तो कितना ग्लिसरॉल मिलेगा? 1 ठो, और फैटी एसिड कितना मिलेगा? 3 ठो, क्योंकि एक फैट 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। समझ में आ गया? ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल। इट इज क्लियर? और किस बॉन्ड से बने बच्चों? एस्टर बॉन्ड से। चलिए, घंटी लग गई? एक सेंटेंस और लिखी जाइए। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन है बच्चों? DNA एंड RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट का, यह फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड किसका बना है बेटा? न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? बेसेस प्लस शुगर, पेंटोस शुगर। वही पेंटोस शुगर। DNA में डीऑक्सीरिबोस शुगर और RNA में रिबोस शुगर। अब बेसेस कितने तरह के हैं? बेसेस मेनली 2 तरह के हैं। कौन कौन? प्यूरीन और पायरीमिडीन। लेकिन प्यूरीन में कौन कौन है? प्यूरीन में 2 बेस है। कौन कौन? एडिनिन, गुआनिन। और पायरीमिडीन में कौन कौन है? पायरीमिडीन में कौन है बेटा? थाइमीन और साइटोसिन। और RNA में थाइमीन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। इसका मतलब कि पायरीमिडीन में 3 बेस हैं, थाइमीन भी, यूरेसिल भी और साइटोसिन भी। और प्यूरीन में कितने बेस हैं? एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन। यहाँ पे एडिनिन और गुआनिन है। GUANIN है। अच्छा, एक सेंटेंस खाली लिख लीजिए, छोड़ता हूँ। बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन आर कैसे कंपाउंड है बेटा?
हेटेरोसाइक्लिक पूछा था, गिव द एग्जांपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है? यस, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसका नाम बता दीजिए। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन है? जल्दी बोलिए। ये डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, समझ में आ गया ना? तो इन्हीं सबसे हमारा बना हुआ है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना? न्यूक्लियोसाइड फास्फेट से। न्यूक्लियोसाइड किससे बना? बेस ऑफ पेंटोज शुगर से। बेस क्या है? प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। ठीक है ना? अब यहाँ पे एडेनिन जो है, एडेनिन शुगर से जुड़ेगा तो एडिनोसिन होगा, ग्वानिन शुगर से जुड़ेगा तो ग्वानोसिन होगा, थाइमिन शुगर से थाइमिडिन होगा, साइटोसिन शुगर से साइटोसिन साइटिडीन होगा, यूरेसिन यूरिडीन होगा। लेकिन जब फास्फेट से भी जुड़ जाएगा तो एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थाइमिनिक एसिड, साइटोसिनिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। इसीलिए तो इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है और हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये सब बातें फिर आएगी, क्योंकि इन्हीं से न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है।